अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाले आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, सुपर्ब जी के क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर, ये रहा न्यूक्लियर रिएक्टर का पिक्चर। ये न्यूक्लियर रिएक्टर है। न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए किया जाता है। तो देखिए, तो इस वीडियो में हम कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक होगा न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, हम ये बात करेंगे। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट होगा न्यूक्लियर फ्यूजन। नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। नाभिकीय संलयन, ठीक है, नाभिकीय संलयन, हम इन दो रिएक्शंस को जानेंगे, इनमें अंतर्स को जानेंगे। अगला है एटम बम, परमाणु बम। परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है, हम यह भी डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम, ये बम किस सिद्धांत पर काम करता है, यह भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोर्स ऑफ द सन्स एनर्जी, सूर्य की ऊर्जा का सोर्स क्या है, इसका स्रोत क्या है, सूर्य में इतनी गर्मी, इतनी प्रकाश, इतनी उष्मा कैसे आती है, ठीक है। तो इस चीज को भी हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में प्रीवियस ईयर से पूछे गए क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। लास्ट में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। ये एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रिपीट होते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रिपीट होते हैं। चलिए, तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हमारा क्या है, नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। देखिए, एक भारी नाभिक दो भागों में टूटता है। एक भारी नाभिक दो भागों में टूटता है जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। एक भारी नाभिक दो भागों में टूट जाता है, दो भागों में टूट जाता है जिससे कि ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। इसी को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। एक भारी नाभिक दो भागों में टूटता है जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसे ही नाभिकीय विखंडन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है, इसमें श्रृंखला अभिक्रिया होती है। इसमें श्रृंखला अभिक्रिया, चेन रिएक्शन होती है। इसमें चेन रिएक्शन होती है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं, चलिए, तो चेन रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, चेन रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। देखिए, ये रहा हमारा यूरेनियम, ये है हमारा यूरेनियम, ठीक है, ये रहा यूरेनियम। इस पर जब हम न्यूट्रॉन्स की बमबारी करते हैं, इस पर जब हम न्यूट्रॉन्स को छोड़ते हैं तो ये यूरेनियम दो भागों में बंट जाता है। ये यूरेनियम दो भागों में बंट जाता है और साथ साथ दो भागों में बंटने के साथ साथ यह तीन न्यूट्रॉन्स को रिलीज करता है। यह तीन न्यूट्रॉन्स को रिलीज करता है और साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न करता है, काफी परिमाण में उष्मा उत्पन्न करता है, ठीक है। ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें यूरेनियम पर कुछ न्यूट्रॉन्स को छोड़ा जाता है जिससे यूरेनियम दो भागों में बंट जाता है और तीन न्यूट्रॉन को रिलीज करता है और उष्मा उत्पन्न होती है। तो ये है हमारा नाभिकीय विखंडन। इसी रिएक्शन को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। चलिए, तो चेन रिएक्शन क्या है। देखिए, जिस तरह से इस यूरेनियम पर ये न्यूट्रॉन, इस यूरेनियम के साथ जिस तरह से ये न्यूट्रॉन रिएक्ट कर गया, उसी तरह से इस फ्री यूरेनियम में ये फ्री न्यूट्रॉन भी रिएक्ट कर जाएगा। ये फ्री न्यूट्रॉन के साथ रिएक्ट कर जाएगा और ये यूरेनियम दो भागों में बंट जाएगा। ये यूरेनियम दो भागों में बंट जाएगा। बंटने के साथ साथ तीन न्यूट्रॉन और भी रिलीज हो जाते हैं और उष्मा भी रिलीज होती है, तो इसी को चेन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। एक बार हमने रिएक्शन स्टार्ट कर दिया, उसके बाद ये खुद ही
कंपाउंडली एक्सपेंड होता रहता है, कंपाउंडली एक्सपेंड करता रहता है, बढ़ता रहता है। इसी को चेन रिएक्शन कहते हैं। चलिए, यहाँ पर हमने देखा कि ये न्यूट्रॉन इस यूरेनियम के साथ फिर से रिएक्ट कर गया। अब देखिए, हमारे पास और एक यूरेनियम है और एक न्यूट्रॉन है, ये भी आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, और फिर से 2 और यूरेनियम और 3 न्यूट्रॉन फिर से रिलीज कर देंगे। यही रिएक्शन फिर से रिपीट होगा। चलिए, यहाँ भी ऊष्मा उत्पन्न होगी, ठीक है। तो पहले एक ऊष्मा उत्पन्न हुई, फिर ये 1 और 1, ये 2 ऊष्मा फिर से उत्पन्न हुई, ठीक है। तो ऊष्मा बढ़ती जा रही है। इस रिएक्शन की यही खास बात है कि इसमें एक बार रिएक्शन कर देने से इसमें ऊष्मा बढ़ती जाती है, ठीक है। एनर्जी ज़्यादा उत्पन्न होती है, एक्सपैंड होता रहता है ये रिएक्शन, जिससे कि ऊष्मा बनती जाती है, एनर्जी बनती जाती है। चलिए, अब क्या होगा, अब फिर से ये जो फ्री न्यूट्रॉन है इस यूरेनियम के साथ रिएक्ट करेगा और फिर से वही 2 भागों में यूरेनियम बढ़ जाएगा और 3 न्यूट्रॉन फिर से रिलीज हो जाएंगे। ये भी इसके साथ रिएक्ट करेगा, ये न्यूट्रॉन इस यूरेनियम के साथ रिएक्ट करेगा, ये न्यूट्रॉन इस यूरेनियम के साथ रिएक्ट करेगा और यह फिर से बढ़ता जाएगा। यही सिद्धांत, यही न्यूक्लियर फिजन एटम बम में होता है। एटम बम में यही रिएक्शन काम करता है, जिससे बहुत बड़ी तबाही होती है। जब एटम बम को कहीं फोड़ा जाता है, तो यह पहले तो फूटता है। फूटने के बाद पहला रिएक्शन होता है, ठीक है। पहली बार यूरेनियम 2 यूरेनियम में बढ़ जाती है। उसके बाद फिर से वही यूरेनियम फिर से रिलीज हुए न्यूट्रॉन के साथ फिर से रिएक्शन करके फिर से वो चेन रिएक्शन करके बड़े हो जाते हैं और जिससे ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसी तरह ऊष्मा बढ़ते रिएक्शन होते ये बहुत बड़े भाग में फैल जाते हैं और बहुत बड़ी तबाही करते हैं। जैसा कि अमेरिका ने एटम बम जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में छोड़ा था, जिससे बहुत बड़ी तबाही आई थी। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये रिएक्शन समझ में आया हो। चलिए, उसके बाद देखते हैं इसमें क्या था। सर्वप्रथम ओटोहान और स्ट्रेसमैन ने इसकी खोज की। किसकी खोज की? तो न्यूक्लियर फिजन की खोज की। चलिए, नेक्स्ट क्या है? परमाणु बम परमाणु विखंडन सिद्धांत पर आधारित है। परमाणु बम जो है वो परमाणु विखंडन सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया। ठीक है, परमाणु बम में भी यही रिएक्शन होता है। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारी ऊष्मा उत्पन्न होती है, ये भी। अब देखिए, ये न्यूट्रॉन भी फिर इस यूरेनियम के साथ रिएक्ट करेगा तो हीट पैदा करेगा। फिर ये न्यूट्रॉन इस यूरेनियम के साथ रिएक्ट करेगा तो फिर से हीट पैदा करेगा। फिर से ये न्यूट्रॉन फिर इस यूरेनियम के साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ भी हीट पैदा होगा और यहाँ भी रिएक्ट कर जाएगा तो यहाँ भी हीट पैदा होगा। और साथ साथ ये यूरेनियम 2 भागों में बट भी जाएंगे। ठीक है, फिर से न्यूट्रॉन फिर से हीट का उत्पन्न होना। तो ये कंपाउंडली बढ़ता है, जिस वजह से इससे बहुत तबाही होती है। ठीक है, तो चलिए अब एक इंटरेस्टिंग बात करते हैं। तो साइंटिस्टों ने देखा कि एक बार इस रिएक्शन को करने पे बहुत ही विशाल परिमाप में हमें ऊर्जा मिलती है। इस ऊर्जा से हम एटम बम बनाते हैं, और यह तबाही करती है। अगर इसी एनर्जी को, अगर इसी ऊष्मा को अगर हम अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल कर पाएं, तो ये हमारे लिए वरदान हो सकती है। इस रिएक्शन के जरिए एटम बम बनाना एक श्राप है, लेकिन अगर इसी ऊष्मा को, इसी एनर्जी को अगर हम इंसानों के लिए इस्तेमाल कर पाएं तो ये हमारे लिए वरदान साबित हो सकती है। इससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो ये हम आगे वीडियो में देखेंगे।
चलिए इसको पहले कंप्लीट करते हैं। देखिए, परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का प्रयोग होता है। ठीक है, परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम और प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया जाता है, इसको हमें याद रखना है। यह एक अनियंत्रित श्रृंखला प्रक्रिया है, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। ठीक है, नाभिकीय विखंडन जो है वह अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है, या परमाणु बम में भी यही अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होता है। इसका कोई नियंत्रण ही नहीं है, ये रिएक्शन फैलता ही जाता है, फैलता ही जाता है, फैलता ही जाता है। ठीक है, ये रिएक्शन फैलता ही जाता है, इस पर नियंत्रण नहीं है। ठीक है, लेकिन वैज्ञानिकों ने इस पर नियंत्रण पाया, और पाकर उन्होंने क्या किया, नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु भट्टी का निर्माण किया। ठीक है, परमाणु भट्टी का निर्माण किया। ये आप देख सकते हैं परमाणु भट्टी है, इसका इन्होंने निर्माण किया। इस पे इस परमाणु भट्टी में नाभिकीय विखंडन को कंट्रोल किया जाता है। नाभिकीय विखंडन में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको कंट्रोल किया जाता है और उसका इस्तेमाल बिजली बनाने में किया जाता है। तो चलिए इसको हम आगे समझेंगे, एक एक कर हम एक एक पॉइंट देखते हैं। चलिए, यह एक ऐसा उपकरण है जिसमें परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया को आरंभ, ठीक है, परमाणु विखंडन की प्रतिक्रिया को आरंभ और नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, इसी में आरंभ किया जाता है और इसी में नियंत्रित किया जाता है। और इसको अगर अनियंत्रित रखा जाए, अगर यह नियंत्रण में ना आए तो यह विस्फोट हो सकता है और भारी तबाही हो सकती है। ठीक है, तो इसे बहुत ही सुरक्षित तरीके से इस प्रतिक्रिया को वहां पर परमाणु भट्टी में किया जाता है। चलिए, तो नेक्स्ट क्या है, ईंधन। तो इस परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में क्या इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए, इस परमाणु भट्टी में ईंधन के लिए यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का इस्तेमाल किया जाता है। यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 का इस्तेमाल किया जाता है। मंदक, मॉडरेटर। तो इस रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में भारी जल यानी D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड या ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। भारी जल या ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है मंदक के रूप में। ठीक है, तो मंदक का क्या काम है? मंदक जो है वो न्यूट्रॉन की गति को धीमा करते हैं। मंदक जो है वो न्यूट्रॉन की गति को धीमा करते हैं। चलिए, तो अब हम आ जाते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में। हम देखते हैं कि कैसे रिएक्शन घटित होता है। तो यहाँ फ्यूल के रूप में हम यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं। फ्यूल के रूप में यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। इस पर न्यूट्रॉन्स की बमबारी की जाती है, इस पर न्यूट्रॉन्स को छोड़ा जाता है, जिससे यूरेनियम दो भागों में बढ़ जाता है और तीन न्यूट्रॉन रिलीज किए जाते हैं और साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। तो मंदक का जो काम है, ये जो न्यूट्रॉन जो रिलीज हुए यहाँ पर, इन न्यूट्रॉन को स्लो कर देता है, इनकी गति को स्लो कर देता है, स्लो डाउन कर देता है, जिससे ये रिएक्शन थोड़ा धीमा होता है, इसीलिए इसे मॉडरेटर कहते हैं। तो क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है? भारी जल यानी D2O और ग्रेफाइट। D2 और ग्रेफाइट को मंदक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मंदक के रूप में D2O और ग्रेफाइट को इस्तेमाल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें और क्या पॉइंट्स थे। नियंत्रक छड़। देखिए, न्यूक्लियर रिएक्टर में नियंत्रक छड़ यानी कंट्रोलर रॉड की भी आवश्यकता पड़ती है, जो इस रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं। इस रिएक्शन को अगर अनियंत्रित रखा जाए तो यह विस्फोट कर जाएगा, इसीलिए इसको नियंत्रित किया जाता है। तो नियंत्रण करने के लिए हम कैडियम या बोरॉन की छड़ इस्तेमाल करेंगे।
तो चलिए इस रिएक्शन को पूरा हम समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो यहां तक हमें समझ में आया कि यूरेनियम में न्यूट्रॉन को रिलीज किया गया तो 2 यूरेनियम बने, ठीक है, और 3 न्यूट्रॉन रिलीज हुए, 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज हुए, ठीक है। और यह एक चेन रिएक्शन है, तो ये फिर से तो यह एक चेन रिएक्शन है, तो फिर से ये न्यूट्रॉन इस यूरेनियम के साथ रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। फिर से ये न्यूट्रॉन यहाँ पर रिएक्ट कर गया और 2 यूरेनियम और 3 न्यूट्रॉन और हीट उत्पन्न किया, ठीक है। तो पहली बार यहाँ पर हीट उत्पन्न हुआ, दूसरी बार यहाँ पर हीट उत्पन्न हुआ। तो ये सिंगल हीट था, इसको हमने यूज कर लिया, ये सिंगल हीट था, इसको हमने यूज कर लिया। लेकिन चूंकि यह एक अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है, तो ये रिएक्शन यहाँ भी घट जाएगा, जिसकी वजह से हमारी जो उत्पादन है, एनर्जी का जो उत्पादन है वह बढ़ जाएगा, जिसे हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ भी एनर्जी उत्पन्न होगी, यहाँ भी हीट उत्पन्न होगी, जिसे हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि इस रिएक्शन को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो उन्होंने कैडियम और बोरॉन की रॉड्स का इस्तेमाल किया। तो देखिए, कैडियम और बोरॉन की जो रॉड है उनका क्या काम है। तो वैज्ञानिकों को क्या चाहिए था, वैज्ञानिकों को चाहिए था कि एक बार हम रिएक्शन को घटित कर दें, उसके बाद उससे हीट बनता रहे, कंपाउंडली नहीं, सिंपली बनता रहे, एक ही रेट पर वो ऊष्मा देता रहे। तो इसके लिए चाहिए था कि चेन रिएक्शन में कंपाउंड ना घटे, चेन रिएक्शन कंपाउंडली ना हो। तो कंपाउंडली ना हो, इसे रोकने के लिए इन 2 न्यूट्रॉन्स को गायब करना होगा, ताकि ये इस यूरेनियम के साथ रिएक्ट करके हीट को डबल पैदा ना कर दे, हीट को 2 गुना ना कर दे, ठीक है। जो ऊष्मा उत्पन्न होगी वो 2 गुना ना हो, 1 गुना ही होता रहे। यहाँ पे जितना हुआ उतना यहाँ भी उत्पन्न हो, फिर नेक्स्ट रिएक्शन में यहाँ भी उतना ही हीट उत्पन्न हो, 2 गुना ना हो। ये रिएक्शन ना हो, इसे रोकने के लिए इन 2 न्यूट्रॉन्स को गायब करना होगा। तो इन 2 न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करने के लिए हम बोरोन रॉड का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे ही हम बोरोन रॉड का इस्तेमाल करेंगे, ये दोनों न्यूट्रॉन्स यहाँ से हट जाएंगे, ठीक है। ये न्यूट्रॉन्स को अवशोषित कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ये बोरोन रॉड इन 2 न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे इसमें रिएक्शन नहीं घटेगी, जिससे 2 रिएक्शन नहीं घटेंगे, एक ही रिएक्शन होगी और ऊष्मा नियंत्रित हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, अगले स्टेप में फिर से इन 2 न्यूट्रॉन्स को ये एब्जॉर्ब कर लेगा, ये बोरोन रॉड 2 न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेगा और यहाँ पे सिर्फ एक ही रिएक्शन होगी, उससे जो हीट उत्पन्न होगी उसका हम इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया बोरोन रॉड का इस्तेमाल, ये हो गया कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, ये हो गया कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या था यहाँ पर। देखिए, ये जो क्षण है यह न्यूक्लियर फिजन के दौरान निकलने वाले 3 न्यूट्रॉन्स में से 2 को अवशोषित कर लेते हैं, ठीक है। हमने इसको आपको पहले ही समझा दिया। चलिए नेक्स्ट क्या देखते हैं। चलिए, तो ये है हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर। तो हम देखेंगे कि इसमें कैसे विद्युत का उत्पादन किया जाता है, हम यह प्रोसेस को देखते हैं। चलिए देखिए इसमें होता क्या है। तो सबसे पहले तो हम फ्यूल के रूप में इसमें यूरेनियम लेते हैं, ठीक है। फिर उस पर हम न्यूट्रॉन्स की बमबारी करते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन्स की हम यहाँ पर बमबारी करते हैं। ये न्यूट्रॉन इस यूरेनियम को 2 छोटे भागों में बांट देता है, ठीक है। 2 छोटे भागों में बांट देता है। इस प्रोसेस को फीजन कहते हैं, यहाँ पर फीजन घटित होता है, न्यूक्लियर विखंडन हो जाता है, ठीक है। इसके बाद
यहाँ पर लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है, लॉट ऑफ हीट, यहाँ पर लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है। इस हीट का ही इस्तेमाल हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए करते हैं। तो कैसे, देखिए, इस हीट को हम इस्तेमाल करते हैं टर्न्स वाटर इनटू स्टीम। जल को भाप बनाने के लिए इस हीट का इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक है। तो जल को भाप बना दिया जाता है। इस भाप का इस्तेमाल टरबाइन्स को घुमाने के लिए किया जाता है। इस हीट का इस्तेमाल टरबाइन्स को घुमाने के लिए किया जाता है, विच टर्न्स टरबाइन, ठीक है, टरबाइन को घुमाया जाता है। इस स्टीम की वजह से, स्टीम की मदद से टरबाइन्स को घुमाया जाता है। यही टरबाइन्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, यही टरबाइन्स इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं और यही इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों तक आती है, यही इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों तक आती है, यही इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों तक आती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे हमने समझा कि कैसे न्यूक्लियर रिएक्टर में विद्युत का उत्पादन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, तो हमने न्यूक्लियर फ्यूजन को समझ लिया। अब बात करेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन की। अब बात करेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन की। नाभिकीय संलयन, संलयन यानी विलय होना, मिल जाना, विलय होना, संलयन मतलब विलय होना, मिल जाना। तो नाभिकीय विखंडन में हमने क्या देखा कि एक बड़ा पार्टिकल, एक भारी न्यूक्लियस दो भागों में टूट जाता है, ठीक है। लेकिन यहां पर संलयन होगा, यहां विलय होगा, ठीक है। देखिए, दो या दो से अधिक हल्के नाभिक, दो या दो से अधिक हल्के नाभिक, दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक, ठीक है, मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं। ये दोनों मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। इसी को न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं। दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसी को नाभिकीय संलयन कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए पहले हम इसको समझ लेते हैं, इस रिएक्शन को पहले हम समझ लेते हैं। चलिए, ये रहा हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन। दो हल्के नाभिक हैं, क्या क्या, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ये दोनों हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, ये दोनों हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, यानी दो हल्के नाभिक आपस में मिलते हैं, तो इसको हम फ्यूजन कहते हैं, इस घटना को फ्यूजन कहते हैं। इससे एक भारी नाभिक की उत्पत्ति होती है, इससे एक भारी नाभिक की उत्पत्ति होती है जिसे हीलियम कहते हैं, इसे हीलियम कहते हैं। और साथ साथ यहाँ ऊर्जा भी उत्पन्न होती है, साथ साथ यहाँ पे बहुत अत्यधिक परिमाण में हीट की उत्पत्ति होती है, अत्यधिक परिमाण में हीट की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो इसमें कोई समस्या नहीं इसको समझने में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या था यहाँ पर। सूर्य में नाभिकीय संलयन के कारण ऊर्जा और प्रकाश उत्पन्न होती है। सूर्य में नाभिकीय संलयन के कारण ऊर्जा और प्रकाश उत्पन्न होती है, ठीक है। ये जो रिएक्शन था नाभिकीय संलयन, इसी की वजह से प्रकाश और ऊर्जा उत्पन्न होती है सूर्य में। तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। तो न्यूक्लियर फ्यूजन इन सन, न्यूक्लियर फ्यूजन इन सन। तो ये रहा हमारा सूर्य। सूर्य में दो गैसों की प्रचुरता है, कौन कौन सी, हाइड्रोजन और हीलियम की। देखिए हाइड्रोजन इसमें 92% पाया जाता है, सूर्य में हाइड्रोजन गैस 92% पाई जाती है। यही हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करके फ्यूजन की घटना घटाते हैं, फ्यूजन रिएक्शन कराते हैं, जिससे हीलियम और हीट का उत्पादन करते हैं। इसी हीट की वजह से सूर्य गर्म होता है, इसी हीट की वजह से सूर्य गर्म रहता है। और यह रिएक्शन
निरंतर होता रहता है और सूर्य निरंतर गर्म बना रहता है। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, सूर्य से संबंधित ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिए। ठीक है, जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि इससे किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए, तो हम अब नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या था। एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम की खोज की। एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम की खोज की, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, हाइड्रोजन बम परमाणु संलयन सिद्धांत पर आधारित है। जो हाइड्रोजन बम है यह परमाणु संलयन सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, परमाणु हाइड्रोजन बम, नाम में ही हाइड्रोजन है, यानी हाइड्रोजन से ही बम बनता है। ठीक है, जिससे हीलियम और हीट उत्पन्न होती है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि जो हाइड्रोजन बम है, ये जो H बम है, ठीक है, ये बहुत ही पावरफुल है एटम बम से। ठीक है, करीब 1000 गुना ताकतवर है यह इस एटम बम से। ठीक है, चलिए, ये रहा इसका रिएक्शन, आप इसको याद रखिएगा। ये सन का है। चलिए, तो लर्निंग पार्ट यहाँ पर खत्म। अब हम शुरू करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ठीक है, वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, द बेसिक प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन न्यूक्लियर रिएक्टर इज। वो कौन सी घटना है जो न्यूक्लियर रिएक्टर में घटित होती है। देखिए ऑप्शंस में है रेडियो एक्टिविटी, फिजन, फ्यूजन और नन ऑफ द एबव। ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस एग्जाम 2017 में पूछा गया था। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या घटित होता है। देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर में एक भारी यूरेनियम दो भागों में बंट जाता है, ठीक है, तो इसमें विखंडन होता है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, फिजन। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द मॉडरेटर यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर इज। मॉडरेटर के रूप में किसे यूज करते हैं। ऑप्शन देखिए, यूरेनियम, रेडियम, ऑर्डिनरी वाटर, ग्रेफाइट। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2014 में पूछा गया था। तो मॉडरेटर के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए मॉडरेटर के रूप में हम ग्रेफाइट और भारी जल, जिसे D2O भी कहते हैं, ठीक है, इन दोनों का हम इस्तेमाल करते हैं मॉडरेटर के रूप में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इन द न्यूक्लियर रिएक्टर्स मॉडरेटर आर यूज्ड टू। ठीक है, मॉडरेटर का इस्तेमाल न्यूक्लियर रिएक्टर में क्यों किया जाता है। तो ऑप्शंस देखिए, एक्सेलरेट न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स को गति प्रदान करने के लिए, एब्जॉर्ब द न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स को अवशोषित करने के लिए, स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स को धीमा करने के लिए, जनरेट द न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स को जनरेट करने के लिए। देखिए मॉडरेटर का यूज़ होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में स्लो डाउन द न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने के लिए, मॉडरेटर में न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का यूज़ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स आर स्लो डाउन इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर बाय। तो न्यूट्रॉन की गति को धीमी किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में किसके द्वारा। तो देखिए फिजनेबल मटेरियल, मॉडरेटर, कंट्रोलिंग रॉड, कूलिंग सिस्टम। तो मॉडरेटर के द्वारा न्यूट्रॉन की गति को धीमा किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर के द्वारा न्यूट्रॉन्स को धीमा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, which one of the following refers to the first nuclear reactor of India। पहला न्यूक्लियर रिएक्टर भारत का कौन सा था। देखिए ऑप्शंस में क्या है, रोहिणी, उर्वशी, अप्सरा और कामिनी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये 3 नंबर, अप्सरा।
अप्सरा जो था भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स ग्रेफाइट इज यूज्ड एज। ग्रेफाइट न्यूक्लियर रिएक्टर में क्यों यूज किया जाता है? तो फ्यूल के रूप में, लुब्रिकेंट के रूप में, मॉडरेटर के रूप में या इंसुलेटर के रूप में। तो ग्रेफाइट जो है वो मॉडरेटर के रूप में यूज किया जाता है। ग्रेफाइट और D2O क्या है? D2O भारी जल, इन दोनों को मॉडरेटर के रूप में यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हेवी वाटर, हेवी वाटर यानी D2O। हेवी वाटर इज यूज्ड एज अ कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर। हेवी वाटर इज, ठीक है, तो हेवी वाटर कौन सा है? तो वाटर इन रिच मिनरल्स, वो पानी जिसमें मिनरल्स ज़्यादा हों, या फिर आयनाइज्ड वाटर, वाटर कंटेनिंग मिनरल्स ऑफ हेवी मेटल, वाटर कंटेनिंग हेवी आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। जी हाँ, तो इसका 4 नंबर हो जाएगा राइट आंसर। वो पानी जिसमें हाइड्रोजन के हेवी आइसोटोप्स पाए जाते हैं उसे ही हेवी वाटर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ कंट्रोल रॉड्स इन एटॉमिक रिएक्टर। एटॉमिक रिएक्टर में कंट्रोल रॉड के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं? तो ऑप्शन देखिए, सोडियम, यूरेनियम, ग्रेफाइट या बोरॉन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोरॉन। तो बोरॉन और कैडियम, बोरॉन और कैडियम का इस्तेमाल हम करते हैं कंट्रोलर रॉड के रूप में। ठीक है, बोरॉन और कैडियम का इस्तेमाल करते हैं कंट्रोलिंग रॉड के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द पार्टिकल रिक्वायर्ड टू कंटिन्यू द चेन प्रोसेस ऑफ यूरेनियम फिजन इज। द पार्टिकल रिक्वायर्ड टू कंटिन्यू द चेन प्रोसेस ऑफ यूरेनियम फिजन। तो जो फिजन घटित होता है, जो नाभिकीय विखंडन होता है, उसको कंटिन्यू, उसमें चेन प्रोसेस बना रहे, उसके लिए किस पार्टिकल की आवश्यकता पड़ती है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। इसका आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर द मटेरियल यूज्ड फॉर एब्जॉर्बिंग न्यूट्रॉन्स इज। न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सा धातु इस्तेमाल किया जाता है जो न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेता है? ऑप्शंस देखिए, जिंक है, रेडियम है, लेड है और कैडियम है। इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा 4, कैडियम। कैडियम और बोरॉन, कैडियम और बोरॉन रॉड न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेम द पार्टिकल दैट इज मोस्ट इसेंशियल टू कंटिन्यू द चेन रिएक्शन ड्यूरिंग द फ्यूजन ऑफ यूरेनियम। वो कौन सा पार्टिकल है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो चेन रिएक्शन को कंटिन्यू करता रहे? ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या पॉजिट्रॉन। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन रहेगा तो चेन रिएक्शन बना रहता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following can be used to absorb neutrons to control the chain reaction during nuclear fission? ठीक है, तो न्यूट्रॉन्स को कौन एब्जॉर्ब करता है? यहाँ देखिए ऑप्शंस में क्या क्या है, बोरॉन, हेवी वाटर, यूरेनियम और प्लूटोनियम। तो बोरॉन जो है, बोरॉन रॉड और कैडियम, बोरॉन रॉड और कैडियम रॉड न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Two elements which are used to absorb neutrons to control the chain reaction during nuclear fission. 2 एलिमेंट्स कौन से हैं जो न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं? तो देखिए पहला ऑप्शन ही राइट आंसर होगा, बोरॉन और कैडियम, बोरॉन और कैडियम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ फ्यूल। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल के रूप में क्या इस्तेमाल किया जाता है? कोल, यूरेनियम, रेडियम या डीजल। इसका आंसर हो जाएगा यूरेनियम। यूरेनियम को फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। इन न्यूक्लियर रिएक्टर हेवी वाटर इज यूज्ड एज। हेवी वाटर का इस्तेमाल किस रूप में किया जाता है? तो कूलेंट के रूप में, फ्यूल के रूप में, मॉडरेटर के रूप में या एटॉमिक स्मैशर के रूप में। तो मॉडरेटर के रूप में हेवी वाटर और
ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है मॉडरेटर के रूप में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द एलिमेंट विच इज कॉमनली यूज्ड इन न्यूक्लियर फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी बाय न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर में किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है? तो रेडियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम या ड्यूटेरियम। तो इसका हो जाएगा यूरेनियम। यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच टाइप ऑफ रिएक्शन प्रोड्यूसेस द मोस्ट हार्मफुल रेडिएशन। मोस्ट हार्मफुल रेडिएशन कौन सा रिएक्शन पैदा करता है? तो फ्यूजन रिएक्शन, फिजन रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो नाभिकीय विखंडन, जो ये नाभिकीय विखंडन है, ये सबसे ज़्यादा हार्मफुल रेडिएशन पैदा करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एटॉमिक पावर प्लांट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जो एटॉमिक पावर प्लांट है, यानी जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है, वो किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं? ये न्यूक्लियर फिजन पे काम करते हैं। न्यूक्लियर फिजन पे, नाभिकीय विखंडन पे काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर्स यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इज बेस्ड ऑन। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर किस बेस पे काम करते हैं? ये न्यूक्लियर फिजन पे काम करते हैं। ये न्यूक्लियर फिजन पे काम करते हैं, नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पे काम करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो हाइड्रोजन बम, यहाँ पे एच आ गया, हाइड्रोजन बम। ठीक है, ये किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं? देखिए क्या क्या ऑप्शंस हैं। कंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन, तो इसमें तो फिजन होता ही नहीं है। अनकंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन, ये भी नहीं होगा। इसमें फ्यूजन होता है। ठीक है, हाइड्रोजन बम है तो अनकंट्रोल्ड फ्यूजन होता है। ठीक है, अनकंट्रोल्ड फ्यूजन होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द सोर्स ऑफ द सन्स एनर्जी इज द प्रोसेस ऑफ। द सोर्स ऑफ द सन्स एनर्जी इज द प्रोसेस ऑफ। सूर्य में जो एनर्जी होता है वो किस प्रोसेस की वजह से होता है? तो हमने आपको बताया था कि इसमें दो हल्के हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं और एनर्जी भी पैदा करते हैं। ठीक है, ये किस में होता है? ये होता है न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से। ये होता है न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से। और ये क्वेश्चन देखिए कितने एग्जाम्स में पूछा गया था। ये क्वेश्चन कितने एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।